दोस्तों आज के समय में अगर इंडिया का कोई नेशनल हार्टब्रेक है तो वो है ऑस्ट्रेलिया द्वारा आईसीसी मेंस 2023 वर्ल्ड कप जीतना। अगर हमारी ये जीत होती तो ये हमारी थर्ड ओडीआई वर्ल्ड कप टाइटल होती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 6th टाइम ओडीआई वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की मेंस टीम ने ही क्रिकेट को डोमिनेट किया है तो आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया की विमेंस टीम ने भी 7 बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम की है। तो आखिर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को इतना डोमिनेट करती कैसे है? दरअसल सच्चाई ये है कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ क्रिकेट को ही नहीं ओवरऑल वर्ल्ड स्पोर्ट्स को डोमिनेट करती है। दुनिया की टोटल पॉपुलेशन में भारत का हिस्सा लगभग 17% है, यूनाइटेड स्टेट्स का 4% और ऑस्ट्रेलिया का मात्र 0.33%। तो इस लिहाज से देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स में हर एक ओलंपिक मेडल के पीछे वहां पर 27 लाख लोग हैं और यही फिगर ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 5 लाख है। लेकिन इतनी कम जनसंख्या होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया लगातार हर ओलंपिक के मेडल में टॉप 10 प्लेस में रहता है। तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्यों ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड स्पोर्ट्स को इतना ज्यादा डोमिनेट करती है, क्यों ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स प्रेशर सिचुएशन में और बेहतर बनकर उभरते हैं और उनकी स्पोर्ट्स की क्या सिस्टम है जिससे हम इंडियंस या दुनिया के बाकी देश उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं या फिर इनफैक्ट ले भी रहे हैं। देखते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की स्पोर्टिंग हिस्ट्री 200 सालों तक जाती है। ऑस्ट्रेलिया के एनवायरनमेंट ने एक ऐसा कल्चर डेवलप कर दिया है कि वहाँ के लोग अक्सर आउटडोर एक्टिविटीज में ही ज्यादा इंडल्ज रहना पसंद करते हैं। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया का फेवरेट टाइम पास साइकिलिंग या बाइकिंग है जिसे वो यूजुअली मनोरंजन के लिए किया करते हैं और इसलिए 100 सालों से ऑस्ट्रेलिया में स्पोर्ट्स का एक कल्चर बना हुआ है। लेकिन शुरुआती दौर पर ऑस्ट्रेलिया में स्पोर्ट्स को क्लब लेवल पर ही ज्यादा खेलना पसंद किया जाता था, लेकिन मेडल नहीं था। इस बात से ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट काफी ज्यादा शर्मिंदा थी। मॉन्ट्रियल 1976 के ओलंपिक्स में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स का स्थापना किया। ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स यानी कि AIS की स्थापना के बाद ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स को एक क्लब और रिक्रिएशनल एक्टिविटी से आगे इसको एक प्रोफेशनल एक्टिविटी के तरीके से इसे देखने लगी। इसी का नतीजा है कि जब से ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना हुई है तब से लेकर आज तक ऑस्ट्रेलिया का सभी स्पोर्ट्स और खासकर टीम स्पोर्ट्स में उनका परफॉर्मेंस पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हुआ है। वैसे तो 1976 के बाद के ओलंपिक्स से ऑस्ट्रेलिया की मेडल टैलीज में काफी इंप्रूवमेंट आने लगी, लेकिन AIS की स्थापना का मेन इफेक्ट 1996 की अटलांटा है। हो सकता है कि चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के मुकाबले आपको ये मेडल टैली भले ही कम लगे, लेकिन अगर पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से देखें तो ये बहुत अच्छी फिगर है। ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रिकेट में भी ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेशन 1987 से ही शुरू हुआ, जहां पर उन्होंने पहली बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती। इसके बाद 1996 में वो फाइनलिस्ट बने और 1999 के सेकंड वर्ल्ड कप विक्ट्री के बाद उनका ICC टूर्नामेंट्स में डोमिनेशन अब तक जारी है। तो सवाल उठता है कि आखिर AIS में ऐसा क्या खास हुआ जिसके वजह से ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स में इतना ज्यादा डोमिनेट किया। AIS दुनिया की आर्गुएबली पहली ऐसे स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है जिन्होंने स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स साइंस का कंसेप्ट को इंक्लूड किया। इससे पहले स्पोर्ट्स को सिर्फ प्रैक्टिस और हार्डवर्क की ही चीज माना जाता था। कहने का मतलब डाइट अगर आपका अच्छा है, प्रैक्टिस अगर आप अच्छा कर रहे हो तो यूजुअली आप स्पोर्ट्स में सक्सेसफुल हो जाओगे, ऐसा माना जाता था। लेकिन AIS में स्पोर्ट्स को एक साइंस की तरह देखे जाने लगा, जहां पर बॉडी मसल्स की छोटी सी छोटी मूवमेंट की भी डीप एनालिसिस किया जाता था। AIS के अंदर साइंस का बोलबाला रहता है। AIS के अंदर 100 से भी ज्यादा स्पोर्ट्स साइंटिस्ट और डॉक्टर्स की टीम रहती है जो निरंतर इसी प्रयास में रहते हैं कि कैसे उनके प्लेयर्स की एबिलिटीज को सबसे ज्यादा ऑप्टिमम लेवल तक परफॉर्म करवाया जाए। AIS के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स दूसरे इंजीनियर्स के साथ क्लोजली काम करते हैं और ऐसे डिवाइसेस डिजाइन करते हैं जो एथलीट्स की परफॉर्मेंस की जो छोटी जो भी डिटेल्स है उसकी डेटा जनरेट करती है और जिनको स्टडी करके उनकी परफॉर्मेंस को और बेहतर तरीके से इंप्रूव किया जाता है। आज के ऑस्ट्रेलिया के स्पोर्टिंग कल्चर के कोर में है डेटा और मेजरमेंट। आप में से बहुत से लोगों ने ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस को फाइनल मैच के एक दिन पहले पिच का फोटो लेते हुए देखा होगा। ये उनकी इसी डेटा कलेक्शन, मेजरमेंट एंड एनालिसिस कल्चर का एक हिस्सा है। इसीलिए पैट कमिंस के टॉस जीतने के बाद भी जहां कोई और टीम बैटिंग ऑप्ट करता, उन्होंने फील्डिंग ऑप्ट किया। जबकि आपको याद होगा कि लास्ट सेमीफाइनल मैच में उनकी ऑपोजिशन टीम ने 220 का छोटा सा टारगेट दिया था और उसको अचीव करते हुए उनके 7 विकेट्स गिर चुके थे। तब भी उन्होंने पिच बिहेवियर की स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करके टॉस के बाद भी उन्होंने फील्डिंग का डिसीजन लिया। साथ ही उनके पास हर एक प्लेयर्स के एक प्लेइंग पैटर्न का स्टैटिस्टिक रहता है जिसके बलबूते वो अपना मैच खेलते हैं। यही कारण है कि उनके पास सचिन या विराट जैसे बड़े रिकॉर्ड होल्डर या फिर धोनी जैसे लीजेंड कैप्टन्स ना होते हुए भी उन्होंने 6 अलग अलग कैप्टन्स के अंदर 6 बार ये वर्ल्ड कप टाइटल जीता। कहने का मतलब ऑस्ट्रेलिया के स्पोर्ट्स में कोई प्लेयर नहीं बल्कि स्पोर्ट्स साइंस और उनकी स्पोर्ट्स सिस्टम खेलती है। इसलिए खिलाड़ी कोई भी हो,
कैप्टन कोई भी हो, रिजल्ट उनका एक ही रहता है। ऑस्ट्रेलिया स्विमिंग और ट्रैक एंड फील्ड में भी काफी डोमिनेट करती है। ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स के पास अपनी खुद की स्विमिंग एनालिसिस सिस्टम यानी कि स्वान है, जिससे वो स्विमर्स के सेकंड का जो 100वां हिस्सा होता है उसकी भी वो डीप एनालिसिस करते हैं। अच्छा, आम लोगों के लिए जो स्पीड जो होती है वो मिनट्स में रहती है कि कौन किससे कितने मिनट्स आगे हैं। स्पोर्ट्स जगत के लोगों के लिए ये जो काउंटिंग होती है वो सेकंड्स में होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स जगत में सेकंड के 100वें हिस्से को भी मेजर किया जाता है और उसको इंप्रूव करने की कोशिश की जाती है। उनका कहना है कि नो गेन इज टू स्लाइट टू बॉदर विद। कहने का मतलब भले ही इंप्रूवमेंट सेकंड के 100वें हिस्से का ही क्यों ना हो, वो आगे जाकर हार या जीत का फर्क तय कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया के एक्स स्विमिंग कोच का एक रिसर्च पेपर में डेटा पब्लिश हुआ था, जहां उन्होंने 3 स्विमर्स को रेस करवाया। रेस के बाद सेकंड एंड थर्ड स्पॉट वाले स्विमर्स की एनालिसिस की गई। एनालिसिस से पता चला कि दरअसल जो थर्ड प्लेस में जो स्विमर आया था उसकी जो स्विमिंग स्पीड है वो फर्स्ट और सेकंड वाले से इनफैक्ट ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने सेकंड प्लेस वाले स्विमर से 0.35 सेकंड से देरी उन्होंने अपना स्विमिंग फिनिश किया। तो उनकी एनालिसिस हुई और एनालिसिस से सामने आया कि जो थर्ड प्लेस का जो स्विमर है वो पूल के एंड में जहां पर वो टर्निंग लेते हैं वो बाकी स्विमर्स के कंपैरिजन में 0.5 सेकंड्स ज़्यादा समय ले रहा था। इसका मतलब अगर वो स्विमर अपने टर्निंग टेक्निक्स पर इंप्रूवमेंट करे तो वो ईजिली टॉप प्लेस पर आ सकता था। इसी प्रकार से एथलेटिक में भी हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग का जो कंसेप्ट हम लोग जो सुनते हैं वो भी ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के साइंटिस्ट की ही देन है। लेकिन AIS के साइंटिस्ट सिर्फ ऑन फील्ड के परफॉर्मेंस का ही ध्यान नहीं रखते। इनफैक्ट AIS ने नोटिस किया कि बहुत सारे एथलीट साल में 11 से 12 बार कोल्ड और कफ से पीड़ित हो जाते थे, जिनकी वजह से उनकी ट्रेनिंग रूटीन इफेक्ट होती है। अब सेकंड्स के 100वें हिस्से का रिकॉर्ड रखने वाली AIS के लिए अपने एथलीट्स का 11 से 12 बार तबीयत खराब होने की वजह से ट्रेनिंग टाइम लॉस होना उनके लिए एक बहुत बड़ी कंसर्निंग फैक्टर थी। इसलिए इस पर ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज ने AIS के लिए रिसर्च किया और एक टेस्ट डेवलप किया जिससे एथलीट्स की सालिवा में इम्यूनोग्लोबुलिन A नाम की जो प्रोटीन का लेवल टेस्ट किया जाता था। जैसे ही किसी एथलीट्स का इम्यूनोग्लोबुलिन A का स्तर अचानक से कम हो जाया करता था तो कोचेस उनकी ट्रेनिंग को कम या फिर 1-2 दिन के लिए बंद कर देते थे। जैसे ये लेवल इंक्रीज होता है वो वापस अपना रेगुलर ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। इस सिस्टम के अडॉप्शन के बाद से वहां के जो एथलीट्स हैं उनके बीमार पड़ने के जो एपिसोड्स हैं वो काफी कम हो गए। इस फैक्टर को अभी हम वर्ल्ड कप की शुरुआत में इंडियन बैटर शुभमन गिल के डेंगू से ग्रसित होने से रिलेट कर सकते हैं। शुभमन गिल वर्ल्ड कप के पहले एक बेहतरीन फॉर्म में थे, लेकिन जब वो डेंगू से वापस आए तो 38 के एवरेज से वो सिर्फ 270 रन ही बना पाए, जो शुभमन गिल के जो लेवल का जो प्लेयर है उसके लिहाज से वर्ल्ड कप स्टेज में एक काफी एवरेज स्कोर है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर पूरी संभावना है कि गिल का डेंगू से ग्रसित होने के कारण ही उनके परफॉर्मेंस में काफी असर हुआ होगा। ऑस्ट्रेलिया अपने रिसोर्सेज को उस स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा यूज करती है जहां उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इसके अलावा अब वो ऐसे जेनेटिक मैपिंग टेक्निक्स इन्वेंट कर रही है जिससे उनको किसी के जन्म से पहले ये अंदाजा लग सकता है कि कौन सा बच्चा आगे जाकर एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है। इससे वहां की जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है वैसे बच्चों पर ज्यादा फोकस कर सकती है और अपनी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है उसको ज्यादा बढ़ा सकती है। इन कंक्लूजन ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स सिस्टम में टेक्नोलॉजी एंड डेटा की बहुत बड़ा रोल है। बाकी दूसरे कंट्रीज भी ऑस्ट्रेलिया की स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी को तेजी से कॉपी कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी यूज करके डेटा निकालना और उस डेटा को एक्चुअल में प्रैक्टिकल इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करने में बहुत फर्क है, जिस पर ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स साइंटिस्ट को दुनिया में सबसे ज्यादा महारत हासिल है। आखिर में सवाल ये उठता है कि इंडिया के 135 करोड़ जनता में ये टैलेंट क्यों नहीं आती है और हमारे पास ये स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज क्यों नहीं है। हालांकि हाल के दिनों में हमारे देश की जो स्पोर्टिंग एबिलिटीज है उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन अगर हम इसको जनसंख्या के अनुपात से देखें तो हम अब भी दुनिया में बहुत पीछे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? इसके 2 मेन रीजन है। पहला रीजन ये है कि स्पोर्ट्स में रिजल्ट पॉपुलेशन से नहीं बल्कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन से मापी जाती है। भले ही हम 135 करोड़ की जनता हैं, लेकिन प्रोफेशनल कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में हमारा पार्टिसिपेशन देखा जाए तो ये दुनिया में सबसे कम है। बीजिंग ओलंपिक्स में हमने 383 मिलियन लोगों के पीछे एक मेडल जीता है, जो कि विश्व भर में सबसे कम है। जाहिर सी बात है कि इसमें हम इंडियंस की जो प्रायोरिटी है उसमें वो साफ झलकती है। नीट, IIT, IIM और IAS के पीछे हम इतने पागल हैं कि इस एग्जाम्स को हमने दुनिया का टफ एग्जाम्स का दर्जा दिला चुके हैं। और रही बात स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट की, तो हम उसे अपने सोफा में बैठकर दूसरों को खेलते हुए देखकर ही मजा लूटते हैं। हमारे सोसाइटी और स्कूल्स में स्पोर्ट्स अभी भी एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ही है और इसलिए ओलंपिक में हमारे देश की परफॉर्मेंस भी किसी मूवीज की एक्स्ट्रा एक्टर्स की ही तरह रहती है।
और दूसरा रीजन लैक ऑफ पॉलिटिकल विल होना है, यानी कि राजनीतिक इच्छा शक्ति। जिस दिन हम अपने पॉलिटिशियन को बेहतर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, बेहतर एजुकेशन, बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए वोट देंगे, उस दिन ये सारी फैसिलिटीज बननी शुरू हो जाएगी। जब हम उनको वोट ही इन चीजों के लिए नहीं करते तो वो इस पर ध्यान क्यों देंगे? उनका मोटिव है इलेक्शन जीतना और वो हर वो चीज करते हैं जिससे उनको इलेक्शन में जीत की संभावना उनकी बढ़ जाए। जिस दिन हम इसकी मांग करेंगे ये चीजें भी बनना शुरू हो जाएगी, लेकिन तब तक हम फ्री का बिजली, पानी, आटा, दाल, चावल, लोन, बस यात्रा, नौकरी, बस इसी का मजा लुटाते चलते हैं। वैसे भी इंडिया में स्पोर्ट्स में रखा ही क्या है सिवाय सिर्फ सरकारी नौकरी में कोटा के अलावा। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको किस टॉपिक पर एक्सप्लेनर वीडियोस चाहिए ये कमेंट सेक्शन पर जरूर बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।